नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 4 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 प्रश्न ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का सॉल्व करने का जो समय होता है वो आपका बचेगा और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। दिया गया है, गद्यांश के अनुसार संस्कृति की सकारात्मकता देशवासियों के किन गुणों पर निर्भर करती है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है। 93 नंबर का प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भौगोलिक विविधता से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहां से कहां तक विस्तृत है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस प्रकार की विभिन्नता की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 96 नंबर का, दिया गया है, देखिए, भारत में अनेक संस्कृति उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मेघालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मेघालय का संधि विच्छेद हमें देखना है तो देखिए बीच में आ की मात्रा आ रही है, बीच में आ की मात्रा आ रही है, तो यानी आ कैसे बनेगा, अ प्लस अ या फिर अ प्लस आ मिलकर के बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर आ प्लस आ दिया गया है, मेघा प्लस आलय, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि जो दोनों वर्ड अलग होंगे जैसे कि आलय और मेघा, तो दोनों का अपना अर्थ निकलना चाहिए। देखिए मेघा का कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा जो कि आलय के साथ मिलकर के मेघालय बना है। ठीक है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर देखिए अ तो है लेकिन यहां पर य जुड़ा हुआ है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे में देखिए यहां पर अ है और यहां पर भी अ है, लेकिन मेघ प्लस अलय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर मेघ में अंतिम वर्ण अ है और आलय में अंतिम वर्ण आ है, यानी ये वाला रूल फॉलो कर रहा है और मेघालय बन रहा है। ठीक है, तो मेघ का भी अपना अर्थ होता है और आलय का भी अपना अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेघालय इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि पल्लवित और पुष्पित हुई रेखांकित से क्या अर्थ है। तो ये पैराग्राफ पढ़ करके हमें पता चलेगा। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो सांस्कृतिक का जो मूल शब्द है वो संस्कृति है और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर त में छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इक वाला बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी, तो चलिए जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, कहा जा रहा है, भौगोलिक दृष्टि से भारत विभिन्नताओं का देश है तथा सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। एक हमसे प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर का पर्वतीय भूभाग कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सिंधु तक। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज और उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में रेगिस्तान है, रेगिस्तान यानी कि रेतीली भूमि है। ठीक है, आगे पढ़िए। दक्षिण का तटीय क्षेत्र, पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। देखिए एक प्रश्न में हमसे कुछ पूछा गया था कि किस प्रकार की विभिन्नता की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक विभिन्नता की बात की गई है, सामाजिक विभिन्नता की बात की गई है और साथ ही साथ आर्थिक विभिन्नता की बात की गई है। तो इसके अलावा जो विकल्प में होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इस पर आगे पढ़िए। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण देश में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर के पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। चलिए आगे पढ़ लीजिए। संस्कृति की सकारात्मकता देश के उन लोगों की निपुणता
नेतृत्व, संयम, उत्कंठा पर निर्भर करता है? पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृति की सकारात्मक किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, निपुणता में, नेतृत्व में, संयम में और उत्कंठा में। इसमें से जो भी विकल्प में दिया गया रहेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ लीजिए। जिन जन समुदाय में अपने देश की समस्याओं को सुलझाने की प्रबल इच्छा हो, उस देश की संस्कृति सृजनात्मक अवश्य होगी। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार संस्कृति की सकारात्मकता देशवासियों के किन गुणों पर निर्भर करती है? तो देखिए, पैराग्राफ में निपुणता की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 92 की। दिया गया है भारत के पश्चिम का भूभाग कैसा है? तो पश्चिम के भूभाग में क्या था? रेगिस्तान था। पश्चिम के भूभाग में क्या था? थार के मरुस्थल की बात की गई थी, यानी रेगिस्तान, यानी कि रेतीला भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रेतीला इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया है, भौगोलिक दृष्टि से भारत विभिन्नताओं का देश है। भौगोलिक विभिन्नता से क्या तात्पर्य है? तो भौगोलिक विभिन्नता से तात्पर्य यहां पर जलवायु की विभिन्नता से है। ठीक है, जलवायु की विभिन्नता से है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 94 नंबर का, उस दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा उत्तर दिशा के पर्वतीय भूभाग की सीमा कहां से कहां तक विस्तृत है? तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया, पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदी तक। पैराग्राफ के अनुसार ये ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न देखिए, गद्यांश में किस प्रकार की विभिन्नता की बात नहीं की गई है? तो देखिए, आर्थिक की बात की गई थी, सामाजिक की बात की गई थी, भौगोलिक की बात की गई थी। हमसे पूछा गया किसकी बात नहीं की गई है? तो ये तीनों तो हमारे उत्तर होंगे नहीं, एक ही विकल्प बचा, बौद्धिक विभिन्नता की बात नहीं की गई है, तो यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 96 की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिए, इसमें पाई जाने वाली विविधता, पैराग्राफ के अनुसार इसमें पाई जाने वाली विविधता के कारण ही सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होने का कारण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको तो हमने पहले ही देख लिया है, मेघ प्लस आलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब था। इस पर आधारित अगला प्रश्न जो पूछा गया था 98 नंबर का, पल्लवित और पुष्पित हुई। पल्लवित और पुष्पित हुई रेखांकित से क्या तात्पर्य? तो पल्लवित और पुष्पित होने का मतलब कि समृद्ध हुई। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका पहले ही हमने देख लिया, एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद से कविता में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, इस काव्यांश में किन 2 ऋतुओं की बात की गई है? ठीक है, किन 2 ऋतुओं की बात की गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस पर आधारित अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, काव्यांश की किस पंक्ति से पता चलता है कि वसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध व्याप्त है? अगला प्रश्न है, दृगों में पानी, दृगों का अर्थ नेत्र है, दृग का मतलब नेत्र है, आंख है। ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन से हो सकते हैं? यानी वर्षा की रानी, ऋतुओं की रानी जो वर्षा है उसका आंख क्या हो सकता है? कविता के अनुसार हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया, वसंत ऋतु में फूलों का खिलना संभव नहीं होगा यदि उपयुक्त पंक्ति का चयन करें। यानी कि कविता के अनुसार आपको बताना है कि फूल कब नहीं खिलेंगे, कब खिलना उनका संभव नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द कुसुम यानी पुष्प के पर्यायवाची हैं? तो दिए गए विकल्प में देखिए, सुमन भी पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी पुष्प का पर्यायवाची है और पुष्प तो है ही, मतलब सभी कुसुम यानी कि फूल सुमन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देखिए, राजा अबोध खेले कचनार कमल से पंक्ति का भाव क्या है? ये हो गया, पूरे प्रश्नों को हमने देख लिया। अब चलिए जल्दी से हम लोग पूरे कविता को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, हमसे पूछा गया था किन 2 ऋतुओं की बात की गई है? तो वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु की बात की गई है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। आगे देखिए, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी, राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर, विकल दृगों में पानी, विकल दृगों में पानी। आगे देखिए, डोलती सुरभि राजा घर घर कोने, डोलती सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, और राजा के घर में कोने कोने, यानी वसंत ऋतु में कोने कोने घर। अब वसंत का कोई घर थोड़ी होता है, कहने का मतलब कि पूरे चारों तरफ, मतलब कि चारों तरफ फूलों की खुशबू जो है वो फैल गई है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए, परियां सेवा में खड़ी सजाकर दोने, खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने, रानी रो पोछो ना अश्रु अंचल से, राजा अवबोध खेले कचनार कमल से।
ठीक है, आगे पढ़िए। राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। यानी ये एक प्रश्न का उत्तर यहां पर भी दिया गया है कि हमसे प्रश्न पूछा गया था कि राजा के मन में फूल कैसे नहीं खिलेंगे, कब खिलना संभव नहीं होगा, तो जब जो वर्षा ऋतु है जब उसको सींचेगी नहीं, मतलब आंसू के जल से सींचेगी नहीं, तब तक फूल नहीं खिलेंगे, इस सेंस में कविता में आया हुआ है। तो ये पूरा कविता हमने पढ़ लिया। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, इस काव्यांश में किन दो ऋतुओं की बात की गई है। तो हमने देखा कि किसकी किसकी बात की गई थी, वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु की बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 101 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। काव्यांश की किस पंक्ति से पता चलता है कि वसंत ऋतु में चारों ओर सुगंध व्याप्त है। ठीक है, तो देखिए हमें पैराग्राफ में एक लाइन मिला था, डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने। सुरभि मीन्स होता है सुगंध, और राजा यानी कि वसंत ऋतु की बात की जा रही है। वसंत ऋतु में चारों तरफ कोने कोने यानी चारों तरफ खुशबू फैल चुकी है, सुगंध फैल चुकी है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 102 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया था कि दृगों में पानी, दृगों का अर्थ नेत्र है, तो ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन से हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में पानी कहां पर होता है, मेघ में होता है, बादल में होता है कविता के अनुसार। तो मेघ में मेघ उसका नेत्र है, यानी एक तरीके से वर्षा ऋतु का नेत्र है, आंख है मेघ, और उसी मेघ में पानी है। ठीक है, यही हमसे कहा गया था, दृगों में पानी यानी कि उसकी आंख में पानी है, यानी मेघ में पानी है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 104 नंबर का प्रश्न, माफ कीजिएगा 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वसंत ऋतु में फूलों का खिलना संभव नहीं होगा यदि, तो देखिए हमने प्रश्न में दिया गया था सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा कविता के अनुसार। बात करेंगे 104 नंबर प्रश्न की, किस विकल्प में कुसुम के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, हमने पहले ही देख लिया था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है, राजा अबोध खेले कचनार कमल से, पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए चारों ओर अनेक प्रकार के फूलों की छटा व्याप्त है, चारों ओर अनेक प्रकार के फूलों की छटा व्याप्त है, क्योंकि वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, उस सेंस में यहां पर आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए तमिल शामिल है, हिंदी भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, तो ये सभी तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा शामिल नहीं है। तो मीजो भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, तो मीजो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु को लिखती भी है। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु की बात की गई थी, मुख्य बिंदु को लिखने की बात की गई थी, यानी कि वो ध्यानपूर्वक सुन रही है, गहनता से सुन रही है, इंटरेस्ट के साथ सुन रही है। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ पर गहन एप्रोप्रिएट हो जाएगा, गहन श्रवण इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थी को 2 पहेलियां सुनाई। देखिए अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठ करके उनका समाधान खोजने के लिए कहा। यानी कि 2 पहेलियां सुनाई और 2-2 लड़कों को, 2-2 लड़के या लड़कियों को, मतलब जोड़े में 2 लोगों को दोनों पहेलियों का समाधान ढूंढने के लिए कहा। ठीक है, आगे पढ़िए। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली को हल निकाले और दूसरे को दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 2 पहेली दिया गया और ग्रुप में 2 बच्चे हैं। पहले बच्ची को ये बोला गया कि अभी दूसरा बच्ची या फिर बच्चा कुछ भी अभी नहीं कर रहा है। पहले बच्ची को ये बोला गया कि एक को कहा गया कि वो जो भी सोच रही है, यानी पहेली को सॉल्व करते समय जो कुछ भी सोच रही है उसे बोल करके पहेली का हल निकालना है। और उसके बाद से जब वो हल निकाल लेगी तो दूसरा जो है, दूसरे को भी उसी तरीके से, जो पहले तरीके से बच्चे ने सोचा था उसी का प्रयोग करते हुए उसी तरीके से इसका हल ढूंढना है। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से ये सोच रही है इसी का आधार बनाते हुए दूसरे पहेली को सॉल्व करना है इस बच्चे को। तो जिस प्रकार से इसकी थिंकिंग है उसी के साथ अलाइन किया गया है इस दूसरे बच्चे की थिंकिंग को। तो ये क्या हो जाएगा, थिंक अलाइन प्रोटोकॉल हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया थिंक अलाइड प्रोटोकॉल, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से बच्ची ये सोच रही थी, बच्ची को बोला गया कि जो जो वो सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले। तो ये जो सोच रही थी इसको बोलने से इसके ग्रुप में जो दूसरा बंदा है उसको पता चल गया कि किस प्रकार से सोचना है। अब उसी थिंकिंग प्रोसेस को अलाइन करते हुए इसको दूसरे पहेली को सॉल्व करना था। तो थिंक अलाइन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक समाचार पत्र से एक गद्य खंड का चयन करता है और उसमें प्रत्येक पांचवें शब्द जो क्रिया शब्द है को हटा देती है और विद्यार्थियों द्वारा इस खंड में से हटाए गए शब्दों को भरने के लिए एक आकलन कार्य तैयार करती है, यानी कि असेसमेंट वर्क तैयार करती है। आगे पढ़िए, इस प्रकार के आकलन कार्य को क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए इस प्रकार का कोई गद्य है, पैराग्राफ है, इसमें से प्रत्येक मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्रत्येक पांचवें वर्ड को हटा लिया गया है, प्रत्येक पांचवें वर्ड को हटा लिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक पांचवें शब्द को हटा देती है, ठीक है। उसके बाद से इन पांचों प्रत्येक पांचवें शब्द को हटाने के बाद से बच्चों को यहाँ पर वर्ड्स भरने के लिए बोलती है और तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का आकलन क्या कहलाएगा। तो देखिए ये क्लोज टेस्ट होता है। आप लोगों ने IBPS की परीक्षा कभी दी होगी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें क्लोज टेस्ट आता था, उसमें क्या होता था कि एक पूरा पैराग्राफ मेंशन किया गया रहता था और बीच बीच में से वर्ड्स गायब होते थे और आपको वर्ड्स दिए गए रहते थे और उनमें से एप्रोप्रिएट वर्ड्स चुनना होता था या फिर आप अपने मर्जी से एप्रोप्रिएट वर्ड वहां पर सेलेक्ट कर सकते थे। तो ये क्या होता है, ये क्लोज टेस्ट होता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए एक ही जगह केवल क्लोज की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 क्लोज वर्क इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर फिजिकल वस्तु और सामग्री को टीचर के द्वारा प्रयोग में लाया गया है बच्चों को सिखाने के संदर्भ में, अधिगम कराने के संदर्भ में। तो जो भी फिजिकल वस्तु है यानी जिसे बच्चे मूर्त अवस्था में देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। रियालिया यानी कि बच्चों के रियल लाइफ से जुड़ी हुई वस्तुओं और सामग्री को दिखा करके बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो रियल लाइफ से जुड़ी हुई वस्तुओं को क्या बोलते हैं, रियालिया या फिर वास्तविक वस्तुएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा, यानी व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा तरीका आदर्श है, किस विधि से बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नियम बताना और शिक्षार्थियों को नियम याद करने के लिए मदद करना। रटना, याद करना ये हमेशा निगेटिव होता है, जहां पर भी दिख जाए हमेशा वो विकल्प गलत ही होगा। तीसरा देखिए, वाक्यों के नियम संरचित कर जितना अधिक संभव हो सके अभ्यास करवाना। नियम संरचित यानी कि बच्चे को बाउंड कर दिया गया कि आप इससे परे नहीं सोच सकते, यानी बाउंड कर दिया गया एक बाउंड्री में और उसी से रिलेटेड बार बार अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये एक तरीके से बच्चे को मशीन बनाने की बात की जा रही है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने दिया ही नहीं जा रहा है, उसको बाउंड कर दिया गया कि आप इसी नियम के अंतर्गत बस इतना ही तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये निगेटिव हो गया ना, क्योंकि बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को क्रिएटिव कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना फिर विस्तृत व्याख्या कर गतिविधि करवाना। देखिए यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है व्याख्या, ये अपने आप में निगेटिव होता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि बच्चे व्याख्या करने के दौरान, जैसे कि लेक्चरर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं, यानी कि कक्षा में आकर के आप लेक्चर देकर के चले जाएंगे तो बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे। ये अपर क्लासेज के लिए, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ के लिए ये नियम फॉलो कर सकता है, जहाँ पर मतलब बच्चे की सक्रियता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बच्चे खुद करके सीखेंगे। अगर आप उनको केवल लेक्चर देकर के चले जाएंगे तो बच्चे निष्क्रिय हैं, कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF 2005 दोनों ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही सीखेंगे। यहाँ पर व्याख्या के दौरान बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, इस वजह से सक्रिय ना होने की वजह से बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और इस वजह से नहीं सीख पाएंगे। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। यहां पर देखिए बच्चों को पहचानने का अवसर दिया जा रहा है, यानी अब बच्चा भी सक्रिय है। साथ ही साथ यहां पर सहज भाव से चल रहे विमर्श में, यानी जो कुछ भी बच्चे कक्षा में चर्चा विमर्श कर रहे हैं उसी दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करने की बात की जा रही है, यानी अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाना बच्चे को। मान लीजिए बच्चे को कोई कहानी सुनाई जा रही है टीचर के द्वारा, तो उस कहानी के माध्यम से ही व्याकरण के नियमों को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि कोई कहानी सुनाई जा रही है कि एक समय में एक राजा था, तो बच्चे को कहानी के माध्यम से ही बताया जा सकता है कि देखिए ये सभी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को टेंस के बारे में सूचित किया जा सकता है और इसी प्रकार से व्याकरण के अन्य नियमों के बारे में बताया जा सकता है, जो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट जिस संदर्भ में बात किया जा रहा है उसी संदर्भ में ही ग्रामर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिंगदो किसी बच्चे का नाम है। कहा जा रहा है कि लिंगदो किसी पठन सामग्री या बोले गए कथन
में कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है परंतु स्वयं से उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इन शब्दों को क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि किसी पठन सामग्री को पढ़ करके या फिर बोले गए कथन को सुन करके उन शब्दों को पहचान लेता है। तो पढ़ना और सुनना, देखिए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर हमसे किसकी बात की गई है, पढ़ने की बात की गई है और बोले गए कथन को सुनने की बात की गई है। यानी पढ़ना और सुनना जो होता है वो क्या होता है, वो रिसिप्टिव स्किल होता है। रिसिप्टिव स्किल क्या होता है, जिसमें बच्चा किसी भी शब्द को रिसीव कर रहा है। जैसे पढ़ने के संदर्भ में वो किसी कॉपी में से या फिर किसी किताब में से पढ़ रहा होगा तो उसके अर्थ को रिसीव कर रहा है, और जब कोई बोल रहा होगा तो उसको सुन रहा है, तो बोले गए शब्दों को वो रिसीव कर रहा है। यानी रिसिप्टिव स्किल जो होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा निष्क्रिय रहता है, इसीलिए इसे निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं, सुनने के दौरान और पढ़ने के दौरान। इसलिए निष्क्रिय बोला जाएगा क्योंकि देखिए प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। यानी कि बच्चा जब बोलेगा या फिर लिखेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, या फिर मैं यहां पर मान लीजिए लिख रहा हूं नीरज, तो लिख करके इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो प्रोड्यूस करते समय अगर मैं बोल करके या फिर लिख करके प्रोड्यूस करूंगा तो इस दौरान मैं सक्रिय हूं शब्दों को प्रोड्यूस करने के सेंस में। इसलिए जो बोलना होता है और जो लिखना होता है वो सक्रिय संपदा होता है, और जो पढ़ना होता है और जो सुनना होता है उस समय शब्दों को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए निष्क्रिय शब्द संपदा होता है। यहां पर देखिए पढ़ने की बात की गई है और बोले गए कथन को सुनने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 निष्क्रिय शब्द संपदा यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है, इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर उसके द्वारा रोज समाचार सुना जा रहा है और कुछ मित्रों के साथ कुछ खबर को साझा करता है। देखिए जैसे कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को सुन रहे होते हैं, तो उससे आगे जब किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हूबहू हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, उसके कुछ मेन पार्ट्स को ही शेयर कर पाते हैं। यानी कि जब हम उनसे लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कुछ खबर को साझा कर रहे हैं, यानी कि हम खुद पहले थोड़ा ज़्यादा सुने होंगे, ज़्यादा विस्तृत तौर पर सुने होंगे, तभी तो उनको कुछ शेयर कर पाएंगे। या अगर हम लोग पहले से ही कम सुने रहेंगे तो उनसे शेयर कहाँ कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद देख लीजिए कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप टीवी में देख रहे हैं, जब अगले बंदे से बताते हैं तो हूबहू लाइन बाई लाइन, शब्द बाई शब्द नहीं बता पाते हैं। यानी उसका छोटा मोटा सार आप बता रहे होते हैं, थीम बता रहे होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, जब आप उस खबर को विस्तृत तौर पर सुने होते हैं। तो ये किस प्रकार का श्रवण है, ये विस्तृत श्रवण का उदाहरण होगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक अपनी कक्षा में 10 वाक्यों के अनुच्छेद का श्रुत लेख करवाती है, ठीक है। यानी कि एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ बोला गया और बच्चों को बोला गया कि आपको इसे सुन करके लिखना है, ठीक है। और उस अनुच्छेद में टोटल 10 वाक्य थे। अब आगे पढ़िए, वह अनुच्छेद को 2 बार पढ़ती है, ठीक है, लगातार 2 बार पढ़ देती है और अपने शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसी अनुच्छेद को लिखने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अनुच्छेद हूबहू नहीं लिखना है, यानी शब्द बाई शब्द बिल्कुल उसी तरीके से नहीं लिख देना है जिस प्रकार से टीचर ने सुनाया था। आगे पढ़िए, उन्हें अनुच्छेद का सार या फिर मुख्य बिंदु ग्रहण करना है। अध्यापक यहां पर श्रवण शिक्षण की कौन सी युक्ति अपना रही है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बच्चों को 10 वाक्य का एक पैराग्राफ बोला गया और बोला गया कि आपको इसको सुन करके लिखना है, लेकिन हूबहू वही शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, मुख्य बिंदु को आपको लिखना है 10 पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये किस प्रकार का श्रवण शिक्षण है, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो उन विकल्पों को काट दीजिए जो कि बिल्कुल नेगेटिव है। दूसरा देखिए, संरचनात्मक उपागम कहा गया है। संरचनात्मक यानी संरचनावाद से ये जुड़ा हुआ है, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करने के सेंस में, यानी जो विचार होगा वो खुद निर्माण करने के सेंस में, इस सेंस में है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए ना कि ये बच्चे अपने खुद के विचार निर्माण नहीं कर रहे हैं। खुद का विचार निर्माण तब करते जब बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, यानी अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है, जो उसका सार है, उसे ही लिखना है। यानी बच्चे बाउंड है कि जो सुनाया गया है उसी को लिखना है, केवल अपने शब्दों में लिखना है। तो ये मौलिक विचार नहीं होता है। मौलिक विचार जिसमें शब्द भी अपने होंगे और विचार भी अपना होगा, उसे मौलिक बोला जाता है। यहां पर मौलिक विचार नहीं है, इसलिए संरचनात्मक उपागम नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए, अनुच्छेद श्रुत लेखन। देखिए अनुच्छेद श्रुत लेखन तो है, लेकिन साथ ही साथ इससे ज्यादा हमको और डीप में पूछा गया है कि ये अनुच्छेद श्रुत लेख के साथ साथ ये बॉटम अप है या फिर टॉप डाउन है, ये हमें बताना है। तो इसलिए अब ये थोड़ा संकुचित हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखिए, बच्चे को जब 10 वाक्य बोला गया, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे को जब 10 वाक्य बोला गया तो इस प्रकार से 10 वाक्य बच्चे को 2 बार बोल करके सुना दिया गया। मान लीजिए पहला वाक्य ये है कि मेरा नाम नीरज है,
ये मान लीजिए पहला वाक्य टीचर के द्वारा बोला गया, मेरा नाम नीरज है। बच्चे ने इसी प्रकार से, ये पहला वाक्य हो गया, इसी प्रकार से 10 वाक्य को सुने होंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद से बच्चे जब लिखने जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बच्चे जब लिखने जाएंगे तो उन्होंने पूरा वाक्य को सुना कि मेरा नाम नीरज है। अब ये पूरा वाक्य एक बार में थोड़ी लिखेंगे, पूरा वाक्य थोड़ी लिखेंगे, पूरा वाक्य में से ये शब्दों को लिखना होगा पहले, और इन शब्दों में से पहले उनको इन वर्णों को लिखना होगा। जैसे सुनिए, फिर से सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि 10 वाक्यों को बच्चे एक बार में नहीं लिखेंगे, 10 वाक्यों को बच्चे एक बार में नहीं लिखेंगे। मान लीजिए ये पहला वाक्य हो गया, तो इस वाक्य को, ये पहला वाक्य बच्चे पूरा सुने कि मेरा नाम नीरज है। अब इस वाक्य में से वो पहले शब्द को लिखेंगे, और पहले शब्द को लिखने के लिए पहले वर्णों को लिखेंगे। यानी कि वाक्य कैसे बनता है? शब्दों से मिलकर के। शब्द कैसे बनता है? वर्णों से मिलकर के। यानी ये पहले वाक्य से शुरू कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सबसे पहले वो वर्ण से शुरू कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है? ये टॉप डाउन अप्रोच है। यानी वाक्यों को लिखना तो है, वाक्यों से पहले अनुच्छेद को पूरा सुना था उन्होंने, तो अनुच्छेद पहले हो गया। ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए, अनुच्छेद पहले हो गया, यानी पूरा पैराग्राफ। उसके बाद अनुच्छेद को सुना उन्होंने, उसके बाद से वाक्यों को वो अर्थ ग्रहण किए होंगे, तो उसके बाद से वाक्य आएगा। वाक्य किससे मिलकर के बने हुए हैं? शब्द से मिलकर के बने हुए हैं। शब्द किससे बने हुए हैं? वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। बच्चे सुन ऐसे रहे हैं, अनुच्छेद सुने हैं, फिर वाक्य सुने, फिर शब्द, फिर वर्ण, और लिखेंगे किस प्रकार से? इसी क्रम में, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरा होल अनुच्छेद एक बार में सुने हैं, 2 बार रिपीट करके बताया गया है, और उसके बाद से वो डिफ्रेंशिएट करेंगे वाक्यों में, वाक्यों को डिफ्रेंशिएट करेंगे शब्दों में, और शब्दों को डिफ्रेंशिएट करेंगे वर्णों में, तब जाकर के ये अप्रोच होगा। यानी टॉप डाउन अप्रोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है, बाकी के सभी विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए प्रदत्त कार्य का उल्लेख किया गया है। आगे पढ़िए, इसे किस तरह के लेखन कहेंगे, यानी किस प्रकार का लेखन है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या कहा गया है, जोड़ों में बैठ करके चर्चा करो, यानी कि ग्रुप में बैठ करके चर्चा करो, मुख्य बिंदुओं को लिख लो, और विषय के पक्ष और विपक्ष के लिए 2-2 तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करें। विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, यह विषय है, ठीक है। ये एक टॉपिक दिया गया है कि विश्व के सभी देशों के जलवायु परिवर्तन उनको प्रभावित कर रहा है, ये विषय हो गया, और इस पर ग्रुप में बच्चों को बैठा करके चर्चा किया जा रहा है, और साथ ही साथ उसके मेन पॉइंट जो बच्चे चर्चा कर रहे हैं उसको लिखने की बात की जा रही है, और इसके पक्ष और विपक्ष में 2-2 तर्क देने की बात की जा रही है। तो ये किस प्रकार का लेखन है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है कि व्याख्यात्मक लेखन। तो व्याख्यात्मक लेखन हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंतर्गत जो लेखक होता है वो विषय वस्तु का विस्तृत व्याख्या करता है, विस्तृत व्याख्या केवल करता है, इसमें तर्क देने की बात नहीं आती है, ठीक है। रचनात्मक लेखन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहां पर बच्चे अपने मौलिक विचारों को अब नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर बच्चे जब जोड़े में, ग्रुप में बैठ करके बात कर रहे होंगे, तो जो मेन पॉइंट ग्रुप से निकल के आ रही है उसको लिख रहे हैं। रचनात्मक तब होता जब बच्चा अपना खुद का क्रिएटिव कुछ लिख रहा होता। बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप की क्रिएटिव वर्ड्स जो आ रहे हैं, जो ग्रुप के क्रिएटिव थॉट आ रहे हैं, उसको लिखने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर ग्रुप के सेंस में ये पूछा जाएगा तब रचनात्मक होगा। इंडिविजुअली अगर देखा जाएगा, प्रत्येक बच्चे के लिए देखा जाएगा, तो ये रचनात्मक नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करें, ठीक है, बिना ग्रुप में डिस्कस किए। अगर बच्चे खुद के मौलिक विचार को लिख रहे होते तब रचनात्मक बोला जाता। अगर हाँ प्रश्न में यह पूछा जाता कि ग्रुप के सेंस में किस प्रकार का ये लेखन है, ग्रुप के सेंस में अगर पूछा जाता तब ये रचनात्मक हो जाता ग्रुप के लिए, लेकिन ये इंडिविजुअली पूछा गया है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी दृश्य का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये कोई वर्णन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तर्क देने की बात की गई थी। तो तर्क मूलक लेखन यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं, तो ये विकल्प गलत है। भाषा से बोली निकली हुई है, ना कि बोली से भाषा निकलती है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, भाषा के लिए लिपि का होना अनिवार्य, तभी वह भाषा कहलाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि कई ऐसी भाषाएं हैं जिसकी अपनी खुद की लिपि नहीं होती, खुद का अपना स्क्रिप्ट नहीं होता है, फिर भी वो भाषा कही जाती है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष का होना जरूरी है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रमाणिक नहीं है। देखिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उसके अनुसार इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है, अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ्य सामग्री। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रामाणिक सामग्री होती क्या है। तो कोई भी, जैसे जिस क्षेत्र से बालक जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र का जो लोकल
एक तरीके से बच्चे को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जैसे कि वहाँ का समाचार पत्र हो गया, वहाँ की पत्रिका हो गई, जो कि बच्चे के लैंग्वेज में हो सकती है, वो उसके लिए प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अध्यापक की कल्पित सामग्री है, इसको इन्होंने हालांकि सही माना है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको तीसरे वाले विकल्प से और चौथे वाले विकल्प से, क्योंकि समाचार पत्र का कोई लेख ये तो बच्चे के भाषा में हो सकता है, वहाँ का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा उसके सेंस में। किसी पत्रिका का कार्टून, तो ये भी कार्टून के माध्यम से भी वो कम्युनिकेट करता है, तो ये भी एक तरीके से बच्चे इसको देख करके समझ जाएंगे, यानी प्रमाणिक ये माना जा सकता है। लेकिन खिलौना, बंदर गुड़िया और अध्यापक द्वारा कल्पित पाठ सामग्री में से आपको क्या सही लगता है, कंफर्म जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक द्वारा कल्पित सामग्री को इन्होंने सही माना हुआ है। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के आकलन हेतु प्रमाणिक जांच कार्य नहीं है। देखिए, भाषा का आकलन करना है तो भाषा का आकलन कैसे हो सकता है, बच्चे अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करेंगे और उस मौलिक विचारों का आकलन करके ही बच्चे की भाषा का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त ना कर पा रहा हो। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। अपने विद्यालय आते हुए आपने रास्ते में 2 पुरुषों को झगड़ा करते हुए देखा, इस घटना का वर्णन करो। तो बच्चा अपनी लैंग्वेज में अपने मौलिक विचारों के माध्यम से इसका वर्णन कर सकता है, तो इसका उपयोग प्रमाणिक जांच कार्य में किया जा सकता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, किसी चित्र में दिए गए दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन करना, यानी अपने शब्दों अपने मौलिक विचारों का बच्चा यूज करेगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कल्पना करें कि आप अपने घर के बाहर लगा हुआ एक वृक्ष है और आप अपनी कहानी बता रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अपनी कहानी, वहां पर एक्स्ट्रापोलेटिव ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो चीज़ आप है नहीं वो आपको कल्पना कराया जा रहा है और उसके बाद आपसे लिखने की बात की जा रही है, तो ये बच्चे का मौलिक विचार होगा। लेकिन अगर विकल्प नंबर 1 की बात करें, एक वृक्ष की आत्मकथा लिखो, तो यहां पर जो वृक्ष है उसके साथ जो जो घटित हुआ सिर्फ आपको वो लिखना है, यानी कि ये चीजें आप अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, जो घटना घटित हुआ है उसी को देख करके आपको केवल लिखना था। इस वजह से ये मौलिक विचार अभिव्यक्त करने का साधन नहीं है और इस वजह से बच्चों के भाषा का आकलन करने हेतु ये प्रमाणिक जांच नहीं माना जाएगा। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, निगेटिव होने की वजह से। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है। देखिए, यहां पर भाषा शिक्षा की बात की गई है, यानी किस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों बहुभाषावाद की बात करते हैं। बहुभाषावाद एक ही विकल्प में बात की गई है, यानी बच्चे मदर टंग में पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन यह भी तो संभव है ना कि एक ही कक्षा में 4-5 मदर टंग अलग अलग हो सकता है। तो कहां तक प्रैक्टिकल संभव है कि बच्चा मतलब जो टीचर है वो 5 की मदर टंग को बोल पाए। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक विद्यालय है जिसमें पंजाबी बालक भी है, उड़िया बोलने वाला बालक भी है, तमिल बोलने वाला बालक भी है, तेलुगु बोलने वाला बालक भी है, मलयालम बोलने वाला बालक भी है। तो एक टीचर कहां तक प्रैक्टिकली संभव है कि इतनी भाषाओं को जानेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बहुभाषावाद, यानी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी मदर टंग में बोलने का आप मौका दीजिए, उनको उनकी मदर टंग का प्रयोग करने का मौका दीजिए और धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसको सीखेंगे और साथ ही साथ एक तरीके से अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे। तो यहां पर देखिए किसकी सत्ता है, भाषा की सत्ता है, यानी कि जो बच्चा मदर टंग जान रहा है उसी का प्रयोग करेगा, यानी भाषा की सत्ता है और बहुभाषावाद यानी बहुभाषिकता की बात की जाती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 8 के एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5-5 के समूह बनाती है और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन का कार्य सहयोगात्मक रूप से करने का समूह कार्य देती है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को ग्रुप में बांट दिया गया और आंकड़ों का, यानी कि आंकड़ों को कलेक्ट करने की बात की जा रही है, आंकड़ों को एनालाइज करने की बात की जा रही है और रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही है। तो ये सभी किसके प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बच्चा कोई पर्टिकुलर किसी से प्रश्न पूछ करके पहले तो आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसके बाद से आंकड़ों को व्यवस्थित करके उसका एनालिसिस करता है और अंत में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।